आराम कुर्सी रेल के डिब्बे से लगा दी गई और भाईजान ने कदम उठाया। इलाही खैर, या गुलाम दस्तगीर, 12 इमामों का सदका, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटी जान संभल के, कदम थाम के, पायचा उठा के, सहज सहज। बी मुगलानी नकीब की तरह ललकारी। कुछ मैंने घसीटा, कुछ भाई साहब ने ठेला। ताबीजों और ईमान जामीनों की इस्तिहार बनी भाभी जान, तने हुए गुब्बारे की तरह हाफती सीट पर लुढ़क बैठी। पाक परवरदिगार तेरा शुक्र, बेमुगलानी के मुंह से और हमारे दिल से निकला। बगैर हाथ पैर हिलाए हाफ जाने की आदत शायद वो साथ लेकर तो पैदा न हुई होंगी, और न अनाओ दयाओं की लाड भरी गोदी में उनका अचार पड़ा। फिर भी औरत दर्जे की खूबसूरत, दुबली पतली लड़की चंद ही साल में फफोले की तरह नाजुक बन गई। बात यह हुई, सीधी माँ के कुल्हे से तोड़ भाईजान के पलंग की जीनत बना दी गई, और वहां एक सगुफ्ता फूल की तरह पड़े महकने के सिवाय उन पर जिंदगी का और कोई भार ना पड़ा। बेमुगलानी शादी के दिन से उन्हें पालने पोसने में मुकर्रर कर दी गई। सुबह सवेरे यानी जब बड़े लोगों की सुबह होती है, सलवज्जी में मुंह धुलाकर, वहीं मसहरी पर जोड़ा बदलकर, चोटी कंघी 16 सिंगार कर कर भरपूर दिल्ली के नाश्ते का पकवान सामने चुन लिया जाता, जिसे साफ करके मेरी फूलो फले कल्लो वाली भाभी हथेली पर ठुड्डी रखे बैठी मुस्कुराया करती। लेकिन ये मुस्कुराहटें शादी के दूसरे ही साल फीकी पड़ गईं, और उनका सिलसिला हर वक्त थूकने और खें करने में गुजरने लगा। महकते हुए फूलों में नदी महापारा के बजाय इस रोग में मुक्तिला बीवी को पाकर भाईजान भी बिदलने लगे। मगर अम्मा बेगम और बी मुगलानी के यहाँ तो जाने बाहर आ गया। पहले ही महीनों में वैसे भी भाभी जान के दुश्मन काहे के चलने फिरने के शौकीन थे। अब तो बस करवट ही ले तो मुगलानी भी अल्लाह बिस्मिल्लाह के जीजीकारों से घर सर पर उठा लेती, और बस दिन भर के कच्चे घड़े की तरह सौत पर रखी जाती। सुबह शाम फकीर दम दुरुस्त करने और फूके मारने आती, लेकिन बावजूद कि मुगलानी का पहरा सख्त था, कच्चा घड़ा वक्त से पहले ही खुल गया और अरमानों की पर पानी फिर गया। डाल फिर खाली रह गई, बोल झड़ गया, पर जान बची तो लाखों पाए। अल्लाह और देगा, घर की दौलत है, अल्लाह ने और दिया। पहरा पहले से चौगुना हो गया, मगर फिर हाथ खाली। तीसरी दफ़ा तो मामला पहले से चौगुना हो गया, मगर फिर हाथ खाली। तीसरी दफ़ा तो मामला ज़रा काबिले गौर बन गया। मारे दवाओं के भाभी जान का पलेथन निकल गया। रंग एक सिरे से गायब, सिर्फ फूली फूली उबली हुई शकरकंद जैसी लहरें गई। भाईजान की शाम रात के 12 बजे होने लगी। बेमुगलानी और अम्मा बेगम के तेवर ज़रा चढ़ने उतरने लगे, और भाभी जान को मशहरी पर पड़े पड़े भाईजान की दूसरी शादी की सादियाने सुनाई देने लगी। और अब अल्लाह अल्लाह करके फिर वह दिन आया, तो पीरों मुरीदों के अलावा दिल्ली के डॉक्टर भी अपने सारे तीर तफंग लेकर तैनात हो गए। खुदा के करम से अंगना महीना लगा, और भाभी जान साबुन के बुलबुले की तरह रोई के फूले पर रखी जाने लगी। किसी को करीब खड़े होने पर या छींकने या नाक सिनकने की इजाज़त भी ना थी, मवादा रद्द अलम से बुलबुला शक न हो जाए। अब डॉक्टरों ने कहा खतरा निकल गया, तो अम्मा बेगम ने भी सोचा जजगी अलीगढ़ में ही हो, ज़रा सा तो सफ़र है। गो भाभी जान दिल्ली छोड़ने लजकती थीं, जहाँ के डॉक्टरों ने उनका इतना सफ़र सही सलीम कटवा दिया था। अब आंखों की सुइयां ही तो रह गई थीं। दूसरे वह ज़माने के तेवर देख, अगर अब की बार खाली गया तो भाईजान को उनके सीने पर सौत लाने में कोई बहाना भी आड़े ना रहेगा। अब तो वे नाम चलाने वाले की आड़ लेकर सब कुछ कर सकते थे। खबर नहीं बेचारे को इतना अपना नाम जिंदा रखने में और उसे चलाने की क्यों फिक्र पड़ी थी। हालांकि खुद उनका कोई ऊंचा नाम था ही नहीं दुनिया में। मसहरे की जिन्नत का जो एक अहम फ़र्ज़ है, अगर वो भी वो पूरा ना कर सके तो यकीनन उन्हें सुख की सेज छोड़नी पड़ेगी। ये चंद साल नौजवानी और हुस्न के बलबूते पर वे डटी रही।
फिर अब तो जरा सख्त के पांव डगमगाते जा रहे थे और वे उन्हें उलटने को तैयार था। और फिर उस तख्त के उतरकर वे बेचारी के पास दूसरी जगह कहाँ थी। सीना पिरोना तो उसने सीखा ही नहीं और ना उसमें जी लगा। 2 बोल पढ़े थे सो वे भी भूल भाल गई थी। सच तो यह है कि दुनिया में अगर उसका कोई खिलाने पिलाने वाला ना रहे तो वह सिर्फ एक काम इख्तियार कर सकती है, यानी वही खिदमत जो वह भाईजान की करती थी, खल के खुदा की करे। लिहाजा वे जी जान से इस बार एक ऐसा हथियार मुहैया करने पर तुली थी जिसके सहारे उनके खाने पहनने का इंतज़ाम हो जाता। बाप नहीं दादा दादी तो पालेंगे ही। जबरदस्त का ठेंगा सर पर अम्मा बेगम का नदीरा शाही हुक्म आया और हम लोग यूं लदे फंदे अलीगढ़ चल पड़े। नए ताबीज और टोटकों से लैश होकर भाभी जान ने भी इतनी हिम्मत हो गई। इलाही खैर, बी मुगलानी इंजन की टक्कर से बेखबरी में धमाक से गिरी और भाभी जान ने लेटे लेटे दोनों हाथों से घड़ा दबोच लिया। है ये गाड़ी है कि हला चली इलाही पीरों का सदका। ए मुश्किल कुसा। बी मुगलानी भाभी जान का पेट थाम कर बुदबुद करके दुखद और कलाम पाक की आयतें पढ़ने लगी। खुदा खुदा करके गाजियाबाद आ गया। तूफान मेल का नाम भी खूब है, दंदनाती चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। डिब्बा पूरा अपने लिए रिजर्व था, भीड़ भाड़ का खदशा ही न था। मैं खिड़की के सामने वाली गली में भरी हुई मखलूक के मुताले में महब और बी मुगलानी इंजन की सीटी के खौफ से कान बंद किए बैठी थी। भाभी जान को दूर से ही भीड़ को देखकर चक्कर आ गया और वे वहीं पटरी पर पसर गईं। जूं ही रेल रेंगी, डिब्बे का दरवाज़ा खुला और एक कुमारी घुसने लगी। कूली ने बहुतेरा घसीटा मगर वे चलती रेल के पायदान पर ढीठ छिपकली की तरह लटक गई और बी मुगलानी की हैं की परवाह न करके अंदर रींग आई और गुसल खाने के दरवाजे से पीठ लगाकर हाफने लगी। ए हैं मोई तौबा है, बी मुगलानी मुनमुनाई। ए निगोड़ी क्या पूरे दिन से है? हाफती हुई बेदम औरत ने अपनी पपड़ियाँ जमे होठों को बमुश्किल मुस्कुराहट में फैलाई और इस बात में सिर हिलाया। ए खुदा की सवार दीदा तो देख सरदार का, तौबा है अल्लाह तौबा। और वे बारी बारी अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगी। औरत ने कुछ जवाब न दिया, सिर्फ दर्द की शिद्दत से तड़प कर गुसल खाने का दरवाज़ा दोनों हाथों से पकड़ लिया। सांस और बेतरतीब हो गया और पेशानी पर पसीने के कतरे ठंडी मिट्टी पर ओस की बूंदे की तरह फूट आए। अरे क्या पहलौटी का है? बी मुगलानी ने उसे अड़हड़पन से खौफजदा करके कहा और इस बार कब्र का ऐसा हमला पड़ा कि वे जवाब ही ना दे सकी। उसके चेहरे की सारी रगें खींचने लगी, लंबे लंबे आंसू उसकी उबली हुई आंखों से फूट निकले। बी मुगलानी है ओए हाय करती रही और वे दर्द की लहर से घुटती रही। मैं बिसुर रही थी और भाभी जान सिसकियां ले रही थी। है वी कुमारी, क्या मजे से बैठी देख रही हो? ए बेटी उधर मुंह करके बैठो। और बी कुमारी ने जल्दी से मुंह उधर कर लिया। फिर जूं ही दर्द की लहरों से तड़प कर उसने आवाज़ निकाली। गर्दन काबू में ना रह सकी और बी मुगलानी ने सलवट्टे सुनाने शुरू की। तबाह, जैसे एक बच्चे को दुनिया में दाखिल होता देख मेरा कवारापन मसक ही हो जाएगा। भाभी जान दुपट्टा मुंह पर लपेटे विसुर रही थी। बी मुगलानी नाक पर बुरखा रखे खीखी थूक रही थी और रेल के फर्श की जान को रो रही थी। ऐसा मालूम हुआ सारी दुनिया सिकुड़ कर खड़ी हो गई, फिजा घटकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। शिद्दते एहसास से मेरी कनपटियां लोहे की शराखों की तरह अकड़ गईं और वे एक तिहार आंसू निकल पड़े। मैंने सोचा औरत अब मरी कि तब मरी। एकदम से फिजा का तकन्नुक रुक गया। बी मुगलानी की नाक का बुरका फिसल पड़ा और बिल्कुल भाभी जान की सलीम शाही जूतियों के पास लाल लाल गोश्त की बोटियां आन पड़ी। हैरत और मुसल्लत की मिली जुली चीख मेरे मुंह से निकली और झुककर इन नन्ही सी कायनात को देखने लगी जिसने अपना लंबा चौड़ा दहना खोलकर हाय तौबा डाल दी। बी मुगलानी ने मेरी चोटी पकड़कर मुझे कोने में ठोस दिया और इस औरत पर गालियों और मलामतों के
तुम्हारो लेकर टूट पड़ी। मैंने सीट के कोने से आंसुओं की चिलमन में झांक कर देखा तो वो औरत मरी नहीं थी, बल्कि उसके सूखे हुए होठ जिन्हें उसने चबा डाला था आहिस्ते आहिस्ते मुस्कुराहट में फैल रहे थे। उसने नन्हे से साहिल की बावेरा से बेचैन होकर आंखें खोल दी। आड़ी होकर उसने उसे उठा लिया। कुछ देर वे अपने नाजुबार कार हाथों से उसे साफ करती रही। फिर उसने ओढ़ने के धज्जी फाड़ करनाल को कस कर बांध दिया। उसके बाद वे बेकशी से इधर उधर देखने लगी। मुझे अपनी तरफ मुखातिब देख वे एकदम खिलखिला कर हंस पड़ी। कोई छुरी चाकू है बीबी जी? बी मुगलानी गालियां देती रह गई। भाभी जान ने बिसुर कर मेरी आंचल खींचा, पर मैंने नाखून काटने वाली कैंची उसे पकड़ा दी। उसका उम्र मेरे ही इतना होगा या शायद साल 6 महीने बड़ी हो। वे अपने अल्हड़ न तजुर्बे हाथों से एक बच्चे की नाल काट रही थी जो उसने चंद मिनट पहले जन्मा था। उसे देख मुझे भेड़ बकरियां याद आने लगी जो बगैर दाई और लेडी डॉक्टर की मदद से घास चरते चलते पेड़ तले जच्चा खाना रमा लेती हैं और नौजायदा को चाट चाट कर किस्सा खत्म करती हैं। बच्चा पैदा करना इतना ही आसान है जितना भाभी जान के लिए रेल पर सवार होना या उतरना, और मुझे तो ऐसी भयानक किस्म की शर्म की बात भी ना मालूम है। इससे कहीं ज़्यादा बेहुदा बातें बी मुगलानी और अम्मा हर वक्त मुख्तलिफ औरत के बारे में किया करती थी जो मेरे कच्चे कानों में जाकर भुने चने की तरह फूटा करती थी। थोड़ी देर वे फुअरपन से बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती रही। आंसू खुशक हो चुके थे और वे कभी कभी हंस भी रही थी जैसे कोई गुदगुदा रहा हो। फिर मुगलानी के डांटने पर वे सहम गई और बच्चे को चिथड़े में लपेट कर अलग सीट के नीचे रख दिया और उठ खड़ी हुई। भाभी जान की चीख निकल गई। इतने में बी मुगलानी भाभी जान को टटोलती सहलाती रही। उसने बाथरूम से पानी लाकर डिब्बे को साफ करना शुरू किया। भाभी जान की जरकाल सलीम शाही धो पोंछ कर कोने में लगाकर खड़ी कर दी। फिर उसने पानी और चिथड़ों की मदद से डिब्बे को जुमला जदगी के निशानात दूर कर डाले। इतने में हम तीनों मुकद्दस बीवियां सीटों पर लदी अहमों की तरह उसे देख रही। उसके बाद वे बच्चे को छाती से लगाकर बाथरूम के दरवाजे के सहारे हो बैठी जैसे कोई घर का मामूली कामकाज करके जी बहलाने फुर्सत से बैठ जाए, और चने चबाते चबाते ऊब गई के धचके से वे चौंक पड़ी। गाड़ी रुकते रुकते उसने डिब्बे का दरवाज़ा खोला और पैर तौलती उतर गई। टिकट चेकर ने पूछा, क्यों टिकट? और उसने मुशरत से बेताब होकर झोली फैला दी जैसे वे कहीं से झड़ बेरी के बीर चुरा के लाई हो। टिकट चेकर मुंह फाड़े खड़ा रह गया और वे हंसती पीछे मुड़ मुड़ कर देखती भीड़ में गुम हो गई। खुदा की सवार इन खान गोरियों की सूरत पर ये हरामी हलाली जनती फिरती हैं, मुई जादूगरनियाँ। बी मुगलानी बड़बड़ाई। रेल ने ठोकर ली और चल पड़ी। भाभी जान की सिसकियाँ साफ चीख में उभर आईं। है मौला, खैर तो है बेगम दुल्हन। बे मुगलानी उनका दुखी चेहरा देख कर लज्जी, और वहाँ खैर गायब थी, और भाभी जान के हवन्नक चेहरे पर भाई जान की दूसरी शादी के ताशे बाजे खिज्जा बरसने लगे। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमंद। 2-4 हाथ जबकि लबेबाम रह गया। नई रूह दुनिया में कदम रखते झिझक गई और मुंह बिसूर कर लौट गई। मेरी पंचफुलना रानी ने जो तिलस्म होश रुबा किस्म की जचगी देखी तो मारे हैबते हमल गिर गया। Welcome back, guys. Good to see you all again. Today, as we celebrate 109th birth anniversary of Ismat Chugtai of Chui Mui, we have this female character and the narrator. And the narrator is none other than Ismat Chugtai ji herself. In the story, we have been told how the females are portrayed in the society of that time and even now, because the world hasn't changed yet and the Indian society remains the same throughout. So in the story, we have this character who gets married, and when she's about to get married, she's very thin and she's just like any other beautiful woman from India. And the moment she's married, she's been given a position in the house where she has to do nothing and she has to just sit and fulfill her desire, and there's another servant who is placed with her to look after her. Like after getting married, she was given all the benefits at a cost of what? The cost was she has to bear a child that could lead the family forward, and if she's not able to have a child for the family, she will be replaced. That's the main part of the Indian society, and that's the taboo, like
if you're not able to take the generation ahead, you will be replaced. So this woman over there, she's like, she's just sitting over there, and after 1 year, it's like, she has turned fat. The story begins with she is like, leaving for a journey, and she's been like, you know put together in a train, because she's so fat that she cannot get into the train by herself, and her husband, her sister-in-law, and her own Bayaji, they all are helping her to get in the train. And it's like, if she's not able to get her own thing done by herself, then what's the use? So this was a story like, she, after like, she gets pregnant for the first time and she has a miscarriage. There's a second time she gets pregnant, and again the same thing happens. At the third time also, it is just like, a process, a period of miscarriages are going on, and suddenly it's she has to hear the news of his husband getting remarried. If he's or she is not able to produce a heir to her husband, she will be replaced, and there will be another wife will be brought to the house, and she has to bear with her, because she is not able to fulfill her duty. So is that duty which binds us all into the taboo of the society. And in the later part of the story, we see that how there is this incident of the train compartment, where a woman just climbs up in the compartment, and she's at a labor pain, and these people are abusing and cursing her, like you should go away, and you shouldn't be over here. And she, ignoring everybody, she gives birth to a child, and then the moment the child is born, it is said by the narrator that it was so easy, and like, it's a household work, it's a daily work for her. She gives a birth to a child by herself, and it's by her own self she's delivering the child, and even she's cutting the umbilical cord of the child, and it's just like a normal day-to-day work. And after giving the birth, she's just like resting as if she has completed the day-whole work, and now it's time for her to rest. This is like the condition, and it reflects how powerful the woman of India can be. But there are always the two sides. One side was the woman was portrayed as one of the weaker part, and the other side, woman is portrayed the self-dependent and one of the most strongest figure that is known to the Indians. By the end of the story, we see that that woman is now ready to enter into the real world, as this was a world, the world of compartment was a world of illusion. And she picks up a baby, and is ready to move out of the train. And that time the TT checker, he comes in, and he's asked for the ticket, and just the way she portrays, like she shows her empty thing, like she has nothing to give actually. The patriarchal form of society always expects something or the other from the female, and that's what the ticket checker represented over there. He's like asking for the ticket from a woman who cannot have the money to give birth to the child in a hospital. That woman is carrying her baby and moving out of the train and entering into the real world. She's looking behind in the world that she's about to leave behind. And that's the cause, that's the reality of Indian society. The woman has to move forward for a better future, for better things. Conclusion of the story, as we see that the story ends with a very remarkable twist, as our Chui Mui, the woman on which the story was based upon, the set upon, now she's having a miscarriage and she loses the baby, and that's how the story ends.